नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा तेज तर्राज और लोकप्रिय नेता जय आहूजा से और उनसे जानेंगे उनके विचार। तो सर, सबसे पहले आपका एटीएल में स्वागत है। आपको पुष्पेंद्र जी और आपके सभी दर्शकों को एटीएल टीवी के न्यूज़ के मेरा बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम जी। पुष्पेंद्र जी, सर, आप मेवात क्षेत्र में, रामगढ़ पड़ता है, मेवात काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अभी मेवात में जिस तरह के नूह में घटना हुई और अभी 28 तारीख को वहाँ जाना भी था तो वो हो नहीं पाए यात्रा का विधिवत समापन। तो ये घटना क्यों हुई, क्या हालात रहे और इसके लिए कौन उत्तरदायित्व है, तो क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जितना मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं अक्रॉस बॉर्डर क्या चलता है इससे बहुत ज़्यादा मेरा मिलना जुलना, लोगों से बातचीत, वहाँ के हमारे संगठन के लोगों से, भाजपा के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद संघ, सबसे मेरा परिचय है। मुझे ये लगता है कि पिछले 3 सालों में हरियाणा सरकार ने अपराध पर बहुत बुरी तरह से चोट की है। वहाँ पे साइबर क्राइम के ऊपर अभी लगभग 3 महीने पहले एक रेड कंडक्ट हुई जिसमें 5000 पुलिस कर्मियों ने, जिसमें नूह, फरीदाबाद और पलवल 3 जिलों की पुलिस थी, 5000 पुलिस कर्मियों ने एक रात में रेड करके 600 साइबर क्रिमिनल को उठा लिया। उनका जुलूस निकाल के उनको गांव में से लेके आए। ऐसे ही वहाँ पे नकली दूध का, अवैध सिंथेटिक दूध का काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। अवैध हथियारों पे वहाँ पे पिछले 1.5-2 साल में 1000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए अवैध हथियार रखने पे, आर्म्स एक्ट में। वहाँ पे गौ तस्करी और गौ हत्या हमारे गौरक्षकों के कारण और पुलिस की विजिलेंट होने के कारण बहुत मुश्किल हो गई है। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियां करनी जब पुलिस ने रोक दी तो अपराधियों का पूरा जो संगठित अपराध का बहुत बड़ा गढ़ है मेवात, उनको इससे बहुत ज्यादा समस्या हुई। जो अपराधी समाज में एक हीरो के रूप में देखे जा रहे थे और नई उम्र के जवान बच्चे उन अपराधियों के फॉलोअर बनकर अपराध की दुनिया में जा रहे थे, वहां पे एक नया काम और चालू हुआ आजकल, कोरेक्स की तस्करी का। तो इस प्रकार के सारे जरायम पेशा कामों पे लगातार चोट करके चोरी, डकैती, सब चीजों को पुलिस ने रोकने का काम किया। उस परेशानी से इनका टारगेट बेसिकली पुलिस थी। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी बहाने हो सकते हैं, हालांकि बिट्टू बजरंगी के जो वीडियो और उस प्रकार की चीज़ों की मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। समाज में कभी भी किसी भी दूसरे समाज या दूसरे लोगों के साथ में इस प्रकार के घटिया शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, हमें मर्यादा रखनी चाहिए भाषा की। लेकिन फिर भी आधे घंटे में पुष्पेंद्र जी, बिट्टू बजरंगी ने कहा कि मैं अभी पाली में हूँ। पाली गांव जो है, पाली कस्बे से नलड़ महादेव मंदिर 30-35 मिनट की दूरी पे। मेरा प्रश्न है, जो बार बार बिट्टू बजरंगी का बहाना लेते हैं उनसे, क्या आधे घंटे में गोलियां, राउंड, पहाड़ के ऊपर मोर्चा लेना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, पत्थर, लाठी, डंडे, सरिये, 200 वाहन जलाने का असला, पेट्रोल बम, आधे घंटे में ये सब हो सकता है? तो कम से कम आप बेवकूफ ना बनाएं। तो इसमें आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस के जो मेवात क्षेत्र के बड़े नेता हैं उनका सहयोग प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी साजिश तो है, लेकिन साजिश में अब वो बड़े लीडर सामने आ रहे हैं या इस तरह की बातें आ रही हैं, इसमें क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र है झिरका फिरोजपुर, वहाँ के विधायक है मम्मन खान। मम्मन खान इतने रेडिकल व्यक्ति हैं कि उनको मम्मन लादेन कहते हैं वहाँ के लोग बड़े प्यार से। यानी ओसामा बिन लादेन जैसे व्यक्ति का टाइटल उनके साथ जोड़ करके उसको बड़े सम्मान से मम्मन लादेन उसका समाज कहता है। तो साइक क्या है समाज की, और मम्मन खान ने किस तरीके के बयान वहाँ विधानसभा में दिए हैं, किस तरीके से उसने रेडिकलाइज किया है। मैं पहले भी अपने कई स्टेटमेंट में कह चुका हूँ कि मम्मन खान के विरुद्ध एनआईए जांच करे। हम पौंडरी की पंचायत में सौभाग्य से जो 13 अगस्त को जाट समाज के द्वारा, जाट समाज की 52 पालों ने पंचायत, हिंदू महापंचायत आयोजित की थी पौंडरी पलवल में, वहां भी मैंने ये बात की थी कि मेवात का आतंकवादी कनेक्शन ढूंढना चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए। हथीन में पहले भी 2014-15 में एक मस्जिद को बनने से रोका गया, ध्वस्त किया गया, और स्पष्ट हाफिज सईद के पैसे से वो मस्जिद बन रही थी और उसका टारगेट ये था कि उस मस्जिद और मदरसे के जरिए कश्मीर में जिहाद के नाम पे बच्चे यहाँ से भर्ती किए जाने थे मेवात से। मम्मन खान की भी एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए और मम्मन खान का इस पूरी हिंसा को सपोर्ट करने में, लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने में, हथियार उपलब्ध कराने में, साधन उपलब्ध कराने में, प्लानिंग करने में 100% रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर,
मेवात क्षेत्र में इस समय जो इसमें साइबर जो क्राइम है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अच्छा, इसमें सर जैसे नूह में जो थाने को जलाया गया, साइबर थाना था, तो उसको क्या इसलिए जलाया जाए कि लोगों का जो साइबर का रिकॉर्ड खत्म हो जाए, वो अपराध मुक्त हो जाए, तो ये सोची समझी साजिश रखती है कि नूह साइबर क्राइम के थाने को जलाया गया? देखिए, रीसेंट जो वर्तमान समय में मेवात में जो सबसे बड़े क्राइम अभी चल रहे हैं वो 3 क्राइम हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम साइबर क्राइम का है। एक बड़े पुलिस अधिकारी से मैं मिलने गया था नूह में, तो मैं उनको बधाई दे रहा था कि आपने बहुत ज़बरदस्त रेड कंडक्ट की। एक रात में आपने 600 क्रिमिनल को उठाया, जिसमें अधिकतम साइबर क्रिमिनल हैं। तो उन्होंने कहा कि जय भाई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 10 करोड़ रुपए रोज साइबर क्राइम का हरियाणा और राजस्थान के मेवात में आ रहा है। ये एक गंभीर विषय है। आम आदमी इनसे ब्लैकमेल होता है, इनके चक्कर में फंसता है। एक उड़ीसा के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, पुष्पेंद्र जी। 35 लाख रुपए वो ब्लैकमेल हो चुका था। उसको वीडियो कॉल किया, उसने वीडियो कॉल उठा लिया। सामने से कोई नॉर्मल व्यक्ति वीडियो कॉल पे इधर उधर की बात करता रहा 20-25 सेकंड, और थोड़ी देर में उसी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को एडिट करके पीछे एक पॉर्न वीडियो, एक अश्लील वीडियो लगा करके उसको कहा कि भाई अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ही तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज देंगे, और उसका व्हाट्सएप हैक करके उसके रिश्तेदारों के नंबर सारे निकाल लिए। वो आदमी ब्लैकमेल होता रहा, और जब उसकी ब्लैकमेलिंग की सीमा खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं। जिस क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए रोज जरायम पेशा का आ रहा है, आपराधिक वृत्ति का आ रहा है, उस क्षेत्र में जहां पे तबलीगी जमात का जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में जहां देवबंद के ट्रेंड मौलाना बिहार और बंगाल से आकर के हमारी मस्जिदें चला रहे हैं, उस क्षेत्र में इतने सारे धन का क्या उपयोग हो रहा है? इकोनॉमी तो बदल नहीं रही, लोगों का जीवन स्तर बदल नहीं रहा, कुछ यहाँ पे कॉलेज नहीं खुल रहे, स्कूल नहीं खुल रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खुल रहे, तो वो पैसा कुल मिला के जा कहाँ रहा है? ये सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। ये कैंसरस चीज है, ये समाज को खा रही है। 10 करोड़ रुपए रोज भारत के आम आदमी का यहाँ आ रहा है, और गांवों में प्राइवेट एटीएम लगे हुए हैं पुष्पेंद्र जी, प्राइवेट बैंकों के, और वो पैसा इतनी तेजी से उसको स्प्लिट करके, उसको बिखेर के निकाल लिया जाता है अलग अलग खाते और अलग अलग लोगों के जरिए, कि वो मामला बहुत गंभीर है। और सरकार को इसके ऊपर एक जॉइंट एक्शन टीम बनानी चाहिए, हरियाणा, यूपी का मेवात, राजस्थान का मेवात, जिसको आईबी या एनआईए अपनी दृष्टि से मॉनिटर करे। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 2 बड़े अपराध पूरे देश में है, सबसे पहले तो देशद्रोह का मामला, कि कोई भी आतंकवादी संगठन या उसके प्रतिनिधि आते हैं, भर्ती करते हैं, देश के खिलाफ आतंकवादी तैयार करने का काम करते हैं। दूसरे साइबर क्राइम है, जिस तरह से लोगों को आत्महत्या पर मजबूर किया जाता है, जिस तरह से लोगों का पूरा धन उनसे खींच लिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो ये 2 बड़े अपराध है जो भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आपको नहीं लगता कि इसको मोदी सरकार को इस पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए? मेरी इस विषय पे लंबी बात हमारे संगठन के लोगों से हुई है। हम अपने उच्चतम नेतृत्व तक ये बात लेके जाने वाले हैं। दूसरा, नित्यानंद जी राय, चूंकि मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालने के लिए, पाकिस्तान के सिखों को निकालने के लिए पिछले 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए नित्यानंद जी राय और बाकी लोगों के साथ में, एमएचए के अधिकारियों के साथ में मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं। तो हम इस पे एक पूरा नोट तैयार कर रहे हैं, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति हमारे दृष्टिकोण से और हमारे संगी साथियों के दृष्टिकोण से क्या है, आपराधिक वृत्ति किस किस तरीके के बैकग्राउंड में अपराध हुए, और हम विसिल ब्लोअर बन के सोए हुए महकमों को जगाने का काम करेंगे, और गृह मंत्रालय सीधे इसमें लीड ले, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, एक मेरा और सुझाव है भारत सरकार के लिए, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरह से भारतीय सेना काम कर रही है, उसी तरह से अगर इंडियन पुलिस बन जाए जो विदेशी तर्ज पर, क्योंकि यूपी पुलिस को सहयोग राजस्थान पुलिस का नहीं मिलता, राजस्थान पुलिस को हरियाणा के पुलिस को सहयोग नहीं मिलता, तो भारत सरकार के जिस तरह दिल्ली पुलिस अंडर में काम कर रही है, तो इस तरह से पूरे की एक इंडियन पुलिस हो जाए और पूरे देश में कहीं भी जा सके, सीबीआई की तरह, एनआईए की तरह। तो इस तरह से इंडियन पुलिस हो जाए तो वो पूरे अपराध को कहीं भी दबोच सकती है, अपराधी को पता भी नहीं चलेगा, आसानी से गिरफ्तारी हो जाए, आसानी से कानून की पालना हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है? देखिए, संघीय ढांचे में सबको काम बांटे हुए हैं, सबके अधिकार और दायित्व बटे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, उनकी एक ही तो तकलीफ है उनको कि पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सत्ता का जो केंद्र है वो ताकत के इर्द गिर्द घूमता है, पावर के इर्द गिर्द घूमता है, और पुलिस उस पावर का प्रतीक है समाज के अंदर। और फेडरल सिस्टम में राज्यों के काम बटे हुए हैं, उसमें राज्यों के पास अपनी पुलिस होगी,
केवल यूनियन टेरिटरी में एक जो है वो केंद्र सरकार की पुलिस हो सकती है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं और एक बड़ा नीतिगत विषय है। और मुझे नहीं लगता कोई भी भाजपा या कांग्रेस या अन्य राज्य जो हैं वो शासित होंगे, उनकी पार्टियां ऐसे किसी एक्ट या बिल को समर्थन करेंगी, क्योंकि सबको सत्ता में आना है तो पावर शेयरिंग के लिए आना है, ताकत का हिस्सा अपने हाथ में लेना है, और पुलिस उस ताकत का प्रतीक है। हाँ, पुलिस रिफॉर्म जरूर होने चाहिए पुष्पेन जी। कैसे होने चाहिए कि पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर डे टू डे जो रोजमर्रा के विषय हैं उनके लिए अलग पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग पुलिस होती है। तो हमारे यहाँ भी पुलिस की दो विंग होनी चाहिए। 18-18 घंटे हमारे पुलिस के बंधु काम करते हैं, फिर उनको जो है जांच के अंदर गवाहियाँ भी लेनी होती हैं। कोई मंत्री जी आते हैं, कोई और कार्यक्रम होता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कोई लड़ाई झगड़े मार पिटाई, 50 चीज़ें होती हैं। एक पुलिस वाला 18-20 घंटे काम करके भी अपनी फाइल को, इन्वेस्टिगेशन को समय नहीं दे पाता। पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पूरे देश में, इसके लिए तो मैं सहमत हूँ। लेकिन पूरे देश की एक संघीय पुलिस हो, इसमें मुझे शंका लगती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल या नेशनल के लोकल नेता भी कभी नहीं चाहेंगे कि सारी पुलिस का कंट्रोल का कमांड सेंटर दिल्ली में हो जाए और हमको भी कोई काम पड़े तो पुलिस हमारी भी नहीं सुने। चलो सर, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे हैं, तो आपकी दमदारी से टिकट में दावेदारी है और उम्मीद शायद की भी जा रही है कि टिकट आपको दे। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, जातीय समीकरण क्या रहेंगे, जीत के समीकरण क्या रहेंगे, कितनी वोटों से आप जीत मानते हैं, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे वोटिंग में बड़े। हमारे जो सामने चुनाव लड़े हैं श्री जुबेर खान जी, वो मेव समाज से आते हैं। उनके और हमारा जो पुरुषार्थी समाज है, सभी ऐसी जातियाँ जो 1947 या उसके आसपास या बाद में भारत में विस्थापित होकर के आके बसे, तो हमारे को पुरुषार्थी समाज है। तो हमारे लगभग बराबर बराबर वोट माने जाते हैं। 70,000 के लगभग उनके हैं, 70,000 के लगभग हमारे हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ माना जाता है रामगढ़ में, वो एससी का माना जाता है, दलित समाज का, दलित सहोदरों का। तो वो जो हमारे बंधु बहनें हैं, उनका हमारे प्रति ज़्यादा लगाव इसलिए क्योंकि पिछले 30 साल में हमने उनको कभी पीठ नहीं दिखाई। सबसे ज़्यादा जो मेव बाहुल्य गाँव में हमारे दलित बंधु ही रहते हैं, और पहले उनके ऊपर काफ़ी परेशानियां, काफ़ी अत्याचार, उत्पीड़न होते थे। इस 5 वर्ष के राज में भी उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे दलित बंधुओं को उत्पीड़न हुए हैं। और अभी भी एक मेघवाल समाज के बच्चे की भाई की हत्या हो गई गुजरात में। संदिग्ध मृत्यु है, हत्या तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। साहबदीन करके एक मेव ठेकेदार है, वो वहाँ ले गए थे। कुछ मुसलमान बच्चों के भी उस ठेकेदार ने पैसे खाए, मारपीट के भगा दिया। कई हिंदुओं को भी वहाँ से मारपीट के भगा दिया। सब हमारी लोकल लेबर है यहाँ की। मैं उनको न्याय मिले इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, शायद 29 तारीख है आज। इसी में 5 दिन पहले इसी माह में मैं गुजरात के गृह मंत्री से मिला हूँ उनको लेके, मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मिला हूँ उनको लेकर के। और कल गुजरात की पुलिस भी परसों आ गई थी यहाँ। और गुजरात की पुलिस, मतलब 24 को हम गृह मंत्री जी हर्ष सिंघवी जी से मिले हैं, 27 को यहाँ पुलिस आ गई। न्याय मिले इसका प्रयास करते हैं। नारथला गांव में 30-35 मेवों ने हमला किया। मेघवाल समाज खाना खा रहे थे, राम प्रसाद जी वगैरह अपने घर पे, उनको बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी लड़ाई हमने लड़ी। योगेश भटपुरा, एक निरीह बच्चे की, जाटव बच्चे की हत्या हो गई, वो लड़ाई हमने लड़ी। अहमद का बास में एक और जाटव परिवार के किशन लाल जी थे, उनकी हत्या हुई। उनका हमने फाइनेंशियली और हर प्रकार का सहयोग किया, उनकी लड़ाई लड़ी। तो हम आगे बढ़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते राज किसका। अरे राज किसी का भी हो, न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ चौमा गांव में हमारे कुछ 2 बच्चों के वाद विवाद में मेव समाज के लोगों ने स्कूल में आकर के हिंदू बच्चों के साथ मारपीट की, उनका तिलक पहुंचा। हम ऐसा नहीं, उनके प्रति कोई घृणा है। गांव के लोगों ने कहा कि साहब बैठ के हमारी पंचायत हो रही है और बच्चे आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ माफी मांग के हम कोशिश करते हैं इसको खत्म करवाएं। मेव समाज ने सहयोग नहीं किया, एफआईआर दर्ज हुई, आगे कार्रवाई होगी। तो ऐसी लड़ाइयां लड़ने के कारण हमारे प्रति लोगों का बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है। पर मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो ये नहीं है। मेरी मतलब ये तो सदैव रहेंगी कि अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, लेकिन रोजमर्रा की प्राथमिकताएं क्या है? अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार मिले। इसी सिलसिले में 11 अप्रैल 2023 को मेरे जन्मदिन को मैंने रोजगार दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। 37 बड़े छोटे कॉरपोरेट को बुला करके बड़ा रोजगार मेला किया। उसमें
4500 बच्चे बच्चियाँ आए, 1233 क्वालिफाई हुए और 747 के लगभग बच्चे अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे घर पे रोजगार कार्यालय चलता है, रोज बच्चे आते हैं, रोज बायोडाटा देते हैं, रोज उनकी नौकरी का हम प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं, गरीब बच्ची के बारे में कोई सूचना मिलती है तो गांव बस्ती को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले 21,000 का कन्यादान मेरी ओर से जाता है। गांव बस्ती को इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे कराते हैं, साधन जुटाते हैं, गरीब बच्चियों का, बिन बाप की बच्चियों का विवाह कराते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करते हैं, शिक्षा, रोजगार और निर्धन बच्चियों का विवाह, ये मेरी सदैव प्राथमिकता रहेंगी। राजनीति में रहना न रहना मायने नहीं रखता। समाज के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके लिए अंत्योदय की रचना की हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया, समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की सहायता होनी चाहिए। ये मूल उद्देश्य मेरे जीवन का मैं मान के चलता हूँ और यही राजनीति में भी रहेगा। जब चुनाव का समय है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं तो क्या विकास कार्य करेंगे, क्या विशेष करेंगे जो अब तक के विधायक नहीं कर पाए? क्या खास रहेगा आपके कार्यकाल में अगर आप विधायक बनते हैं तो? पुष्पेंद्र जी, मेरी प्राथमिकताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विषय हैं। मेरा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बने। हमारे यहाँ शिल्पकला और मिट्टी की जो बर्तन बनाने की हमारे प्रजापति समाज को और हमारे आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की जो शिल्पकला है, मूर्तियों के निर्माण की, ये हमारे पास दो ऐसी विद्याएं हैं जिसका ग्लोबली नाम होना चाहिए, पूरे वैश्विक रूप से इसकी पहचान होनी चाहिए। उसको लेकर के मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी भी शूट कर जाए, घर घर में धन धान्य हो, समृद्धि हो, और उसके लिए हमारे पास साधन भी है। हमारी दो कलाएं हमारी आंख के सामने, इसको वैश्विक स्तर पे अगर प्रचार प्रसार किया जाए और रामगढ़ को ट्रेड मंडी बना दिया जाए इस शिल्प कला की, तो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा तेज परिवर्तन आएगा और रामगढ़ के अंदर घर घर में धन धान्य होगा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलेगा, लॉजिस्टिक का बिजनेस चलेगा, स्टोरेज का बिजनेस चलेगा। दूसरा जो मेरी प्राथमिकता है, ये जो हाईवे निकला है दिल्ली मुंबई, इसका एक कट तो है हमारे बड़ौदा में के पास शीतल में, इसका दूसरा कट बन रहा है बुर्जा में। सौभाग्य से दोनों कट हमारे विधानसभा में ही हैं। इसके आसपास लॉजिस्टिक्स के पार्क बने, बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए, उनको सुरक्षित वातावरण बने और हजारों नौकरियां हमारे लोकल बच्चों के लिए क्रिएट हों। ये दो बड़े मेरे मन के विचार हैं जो मैं करना चाहता हूँ। बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेके सतत काम होना चाहिए। मेरा मानना है शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। बाकी बिजली, पानी, सड़क, देखिए ये पानी को लेके तो मोदी जी की गंभीरता देखिए, जल जीवन मिशन हमारी बहन बेटियों के लिए आया है। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, मुझे देख के बड़ा दुख होता है, जाति और धर्म देख के हमारी एमएलए साहिबा टेंडर होने देती हैं। जो मेव बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे टेंडर भी हो गए, जल जीवन मिशन का काम भी हो गया, लोगों के घरों में नल भी लग गए। लेकिन जहाँ पर भी बीजेपी का वोट बैंक है या हिंदू बाहुल्य गांव है, वहाँ पर उन्होंने आज तक टेंडर भी नहीं होने दिया। तो ये पेंडिंग टेंडर्स हों, हमारी बहन बेटियों को पानी लेने दूर नहीं जाना पड़े, उनके घर तक पानी पहुँचे, इसका मैं प्रयास करूँगा। सड़कें बनती हैं, एक रूटीन है, जहाँ जहाँ पे भी काफ़ी खस्ता हाल है और विशेष रूप से जो हमारे वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है। वो डेवलपमेंट से भी वंचित रखे गए हैं, उनके साथ बहुत क्या बोलते हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है। पर हमने कभी किसी भी जाति समाज के साथ ऐसा व्यवहार आहूजा साहब के एमएलए रहते हुए नहीं किया। आगे भी हम पूरे क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मान करके काम करेंगे और डेवलपमेंट के काम सतत करते रहेंगे। सर, जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था रामगढ़ की बहुत खराब रही है पिछले 5 साल में, तो आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में ये भी वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा और मतदान को प्रभावित करेगा? अराजकता का माहौल, बिगड़ती कानून व्यवस्था रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहना है? देखिए, पूरे राजस्थान में तुष्टीकरण के कारण प्रशासन और कानून व्यवस्था का नंगा नाच चल रहा है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, स्थिति बहुत ज़्यादा विकट और ख़राब होती जा रही है। इस बात को लेके सब चिंतित हैं। हरियाणा के सारे साइबर क्रिमिनल और गौ हत्यारों और गौ तस्करों को हमारे यहाँ शरण मिलती है। हमारे यहाँ के गौ हत्यारों के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन गौ हत्यारों के घरों पे सरकार जाकर के अगर तुष्टीकरण के लिए उन गौ हत्यारों को सरकारी नौकरी ऑफर करेगी, उनके सक्सेसर्स को, उत्तराधिकारियों को, उन लोगों को नकद मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या आप अपराधी वृत्ति को संस्थागत रूप से, सरकारी रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हो? ये सारे विषय हैं।
अभी कहीं साइबर क्राइम की बड़ी घटना हुई, अयोध्या की पुलिस आई थी, उसको 3 घंटे हमारे यहाँ एक एसएचओ साहब ने बिठा के रखा और पूरा गांव खाली करा दिया। साइबर क्राइम पे या किसी भी चीज़ पे मैं उन एसएचओ साहब से एक दिन मिला, मैंने कहा मेरे पास सूचना आई अयोध्या के एमएलए साहब से, अयोध्या मतलब यहाँ के बरेली के एक एमएलए साहब के जरिए कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई साहब पुलिस तो राज की होती है, हमारे जूते पड़वाओगे क्या? अभी तो चुनाव तक तो हम कुछ करेंगे नहीं, बात की बाद में देखेंगे। तो पुलिस इतना दबाव में काम कर रही है, अपराध का सामाजिक रूप से अपराध को यहाँ पर महिमा मंडित किया जा रहा है, बच्चों को अपराधी बनने के लिए एक तरीके से प्रेरणा दी जा रही है और संपूर्ण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है हमारा भाई साहब और भाभी जी, उनकी हमेशा 7 चुनाव से ये विचारधारा रही है पिछले 35 साल में कि न तो यहाँ नेता बनने चाहिए, न यहाँ लोग पढ़ लिख करके हमारी हकीकत जाने। जबकि भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो एक छोटी सी दुकान चलाने वाले रामगढ़ में बनवारी लाल जी सिंघल के लिए हमने बहुत कुछ किया, वो अलवर के एमएलए बने। हमारे इंद्रजीत भाई साहब पाटा के रहने वाले हैं, वो एक छोटे से गांव पाटा से निकल के हमारे जिलाध्यक्ष बने। आपको हमारे यहाँ के लोग प्रदेश कार्य समिति में, हमारे रामोतार जी चौधरी अभी जिला महामंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक पैटर्न अपने कार्यकर्ताओं को आगे ले जाता है, प्रमोट करता है पढ़ने में, लिखने में, राजनीति में, समाज में, हर प्रकार से। लेकिन मेव समाज की जो लीडरशिप है कांग्रेस में, उनका ये पैटर्न है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति राजनीति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो उनकी चाकरी करेगा वो चलेगा, जो उनके सामने खड़ा होगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ये यहाँ पे चला रहे हैं, इसलिए ये अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को अपराधी बनाए रखना चाहते हैं और अपराध को पूरा संरक्षण देते हैं। सर, अभी वर्तमान में राजस्थान में गहलोत सरकार का शासन है, तो गहलोत सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, महंगा राशन लगाए, मोबाइल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली फ्री की है। तो आपको लगता है कि इन सब सुविधाओं से, इन सब योजनाओं से गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, वो कामयाब होगा? देखिए, मुझे मेरा ये मानना है कि किसी भी फ्रीबीज से वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं भावना से, वोट मिलते हैं सेंटिमेंट से। उस पर्टिकुलर समय जब वोटिंग का समय आ रहा है, उस समय आपने अपने बारे में क्या धारणा आमजन की बनाई है। तो आप मुझे एक बात बताइए, करौली दंगे में मस्जिद के ऊपर से राम जी की शोभा यात्रा पे पत्थर, लाठी, सरिये से, डंडों से हमला होता है और मस्जिद से पत्थर फेंके जाते हैं। उसके बाद में राम जी की तस्वीरों को तोड़ा जाता है, यानी भगवान राम की तस्वीरों को तोड़ना, शोभा यात्रा को तोड़ना बेअदबी हो गई भगवान की, ठीक है। उसके बाद में हिंदू बच्चे 25-25 दिन तक जेल में रहते हैं और मुस्लिम लड़के जिन्होंने ये हमला किया वो अगले दिन 151 में घर आ जाते हैं। मेरा पॉइंट ये, जिसने शिकार किया वो घर पहुंच गया, जिनके हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फूटे, वो अपने 25 दिन बाद में घर आए, घायल अवस्था में जेलों में पड़े रहे। पीएफआई की रैली की कोविड में अनुमति दी जाती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अभी भारत सरकार ने जिस संस्था को बैन किया है। लेकिन राजस्थान में हिंदू त्योहारों को सबको बैन कर दिया जाता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अनुमति दी जाती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं तुष्टीकरण की, गांव-गांव में इस बात को लेकर के बड़ी चिंता है। और गहलोत साहब ने जो फ्री बीज वाला खेल खेला है, उसका नुकसान ये हुआ, अभी आप आए हुए हैं पुष्पेंद्र जी, कितनी बार लाइट फ्लक्चुएट हुई है मेरे घर पे रामगढ़ में। आप रामगढ़ में मेरे घर बैठे हैं, कितनी बार लाइट फ्लक्चुएट हुई है। एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा कि साहब ये तो गर्मियां जब थी जून की, तब भी इतनी लाइट नहीं जा रही थी, अब क्या हो गया? तो वो हंस के बोले कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल पे फ़ोन किया, मैंने कहा अब इस पे बता दो। बोले साहब ऐसा है, बिल हो गए कम, पैसे आ नहीं रहे, पावर ग्रिड से बिजली खरीदेंगे तभी तो आपको दे पाएंगे। तो सरकार दिवालिया निकाल देगी ये सब करके, फ्री मोबाइल, फ्री बिजली और ये जितनी सारी फ्रीबीज की घोषणाएं हैं, ये बहुत डेंजरस है पुष्पेंद्र जी। स्टेट का दिवालिया निकल जाएगा, इनको पता है इनकी सरकार आ नहीं रही है, दिवाला निकाल के चलते बनो, जो आएगा उसको बड़ी परेशानी होगी इन बातों से। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तुष्टीकरण एक राजस्थान में बड़ा मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे यहाँ पे कई मेव साथी हमारे साथ बीजेपी में जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा मेव गाँव में, मेव समाज के बीच में बोलता हूँ, आपको बच्चे डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, तहसीलदार बनाने हैं, पटवारी बनाने हैं, लेक्चरर बनाने हैं, आरएस बनाने हैं, आईएएस बनाने हैं, हमसे मदद लो, हम आपको अच्छी से अच्छी जगह लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलवाएंगे, बच्चों की पूरी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आपको बच्चे साइबर क्रिमिनल बनाने हैं,
आपको गौ हत्यारे और गौ तस्कर बनाने हैं, आपको टटलूबाज बनाने हैं, आपको और बाकी के जराइम पेशा काम करने हैं, आपको गांव में आकर के गोचरे की ज़मीनों पे कब्रिस्तान बनाने हैं, आपको लव जिहाद में हमारी बच्चियां ले जानी। ये नहीं चलेगा। ऐसा भाईचारा नहीं चल सकता जिसमें आप हमें चारा मानो और खुद भाई बन जाओ। बात बराबरी की होगी। अभी एक बड़ी घटना हुई है, पलवल के पास में एक मेव समाज ने पंचायत करके गाय के जो प्रतिबंधित मांस है, यानी गौ मांस, वो ना तो हम खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई में हम पुलिस प्रशासन और हिंदू समाज का साथ देंगे। ये करेज दिखाने की जरूरत है। आपको ये साहस दिखाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि गौ हत्यारों के हम विरुद्ध हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद के हम विरुद्ध हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि हम सरकारी जमीनों पे कब्जा करके जबरन बनाए जाने वाले कब्रिस्तानों के विरुद्ध हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि 1920 का खसरा लेके डौली में आकर के, डौली गांव में और शीतला माता के मंदिर के नीचे हम जो कब्र दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे घृणित कामों से हम बचेंगे। एक घर नहीं है वहां पे मेवों का, क्यों आके आपको हिंदुओं के बीच में शीतला माता का मंदिर है 70 साल से, वहां कब्र दफनानी, वो भी 1920 का खसरा लेके। मेरा एक प्रश्न है मेव समाज के ऐसे भड़काऊ और मूर्ख लोगों से कि भैया 1947 15 अगस्त से पहले ये अविभाजित भारत था। 1947 15 अगस्त के बाद में भारत बदल गया। आपके पुरखों को उस समय मेविस्तान या मूनिस्तान चाहिए था। आपने हिंदुओं के विरुद्ध उस समय जिहाद किया और मुस्लिम लीग ने आपको बहुत सारे साधन, बहुत सारे असला, बहुत सारा हथियार दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल और नेहरू जी के आपस में लिखे हुए पत्रों में लिखा हुआ है, जो दिल्ली में हमारे आर्काइव्स में ग्रंथालय में पढ़े, कोई भी जाके पढ़ सकता है। डिटेल में कहेंगे तो मैं तारीखें और सन भी बता दूंगा। तो फिर भी हमने आपको यहाँ पे अपने साथ रखा। अब ठीक है ना, अब आप 1920 का खसरा लाके स्कूल के प्लेग्राउंड है मुबारकपुर में, उसके ऊपर कब्रिस्तान बनाने की बात करोगे। अरे बच्चे कहाँ खेलेंगे भाई? न्याणा गांव को बोलोगे ये तो पूरा वक्फ में आ गया। अरे भाई, न्याणा में 1947 में हमारे पुरखे लोग जब आए थे, तब न्याणा हमको, हमारे पुरखों को अलॉट हुआ था, हमारे लोगों को अलॉट हुआ था। हम जहां 1947 से आज तक रह रहे हैं, वो पूरा गांव वक्फ कैसे कर दोगे तुम? मजाक चल रहा है क्या? हलवा खा रहे हो क्या? ये तमाशा बंद करना पड़ेगा। मूल बात यह है कि पहले आपका पाला ऐसे लोगों से पढ़ता रहा होगा जो पढ़ाई लिखाई कम करते होंगे, सीधे साधे लोग। इस 5 साल में आहूजा साहब एमएलए नहीं थे, आप लोगों ने बहुत नंगा नाच किया है। एटीएल के माध्यम से आप सब भाइयों को मैं कह रहा हूं कि नंगा नाच बंद कर दो, पाप का अंत होता है। सहजपुर में दफनाई हुई तीनों चारों कब्रें निकाल के ले जाओ, एक दिन आपको अपने हाथ से उखाड़नी पड़ेंगी और प्रशासन के समक्ष उखाड़नी पड़ेंगी। 2021 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गोचर भूमि में न मस्जिद बनेगी, न मंदिर, न कब्रिस्तान, न शमशान, और इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। आप कंट्रोल मत करो, हमारे जीवन को खराब मत करो, बात आमने सामने की हो जाएगी। ये समझना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं, रोजगार के लिए हम सहायता करेंगे, फिर कह रहा हूं एजुकेशन के लिए हम सहायता करेंगे। अपराध का मुकाबला आमने सामने आंख में आंख डाल के बराबर से दिया जाएगा। अपराध का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। और ये सिर्फ मेवों के लिए नहीं है, हिंदू समाज में भी कोई अपराध करेगा उसके प्रति भी इतनी सख्ती रखेंगे। ये गलत काम किसी को भी नहीं करने देंगे। सर, अभी गहलोत सरकार की बात हुई, अब सेंटर में मोदी सरकार का शासन है, मोदी सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? अंत्योदय पर समर्पित 9 वर्ष, लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी, समाज के अंतिम व्यक्ति को अनाज देना, समाज के अंतिम व्यक्ति के परिवार में गैस पहुंचा देना, समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए छोटे किसान को किसान सम्मान निधि देना, जनधन योजना में जिस आदमी ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था उनके खाते खुलवा देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देना। हमारी बहन बेटियां जंगलों में जाती थी, कभी घटनाएं भी होती थी, समय बदल रहा था, शौचालय बनवा देना, पक्के मकान प्रधानमंत्री जन आवास योजना में। किसी ने सोचा था क्या कभी जो झोपड़े में पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं उनको भी आके कोई संभालेगा? सबके घर पक्के हो गए हमारे यहाँ पर और पूरे राजस्थान में और पूरे देश में। हमारे राजस्थान की स्थिति बताता हूँ आपको मैं। 3.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक पंचायत की आबादी और पंचायत के क्षेत्रफल के अनुपात में जल जीवन मिशन का पैसा आया है। पैसा पड़ा है, सरकार काम नहीं करवा पा रही। राजस्थान सरकार सबसे पुअरेस्ट सरकार है जल जीवन मिशन को लागू करने में। फिर राजनीति भी चल रही है, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी का जहाँ वोट बैंक है, हिंदू बाहुल्य गांव है,
वहाँ पे सफिया खान जी टेंडर नहीं होने दे रही, और साड़ोली, ऊंटवाल, नंगला बंजीर का जैसे गाँव में अब से एक साल पहले काम भी पूरा हो चुका। तो मोदी जी ने कमाल का काम किया है। मोदी जी जैसा व्यक्ति मिलना इस देश को सौभाग्य है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखें, जब मोदी जी शासन में आए थे तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के साथ उतने पे ही था, और भारत का और उनका बराबर सा रुपया चलता था। अभी पाकिस्तान का रुपया हमसे लगभग 3.5 गुना पीछे हो गया है। यानी पहले पाकिस्तान का 1 रुपया और हमारा 1 रुपया लगभग बराबर था, अभी हमारा 1 रुपया पाकिस्तान के 3.5 रुपये है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमी को बहुत रफ्तार मिली है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है। हमारे यहाँ मोबाइल से लेके छोटी से छोटी चीज़ कांग्रेस सरकार ने चाइना फेवरिंग पॉलिसीज बना रखी थी। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ, 30% इम्पोर्ट ड्यूटी थी मोबाइल पे, और 30% ही इम्पोर्ट ड्यूटी थी कलपुर्जों पे, मोबाइल के कलपुर्जों पे। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने 120% तो कर दिया कलपुर्जों पे, 120% कर दिया तैयार मोबाइल पे, और कलपुर्जों पे 10% ड्यूटी घटा करके कह दिया कि ये भाई साहब हम 20% में इंपोर्ट कर लो आप। तो 100% का अंतर आ गया। हमारे यहाँ 2,500 छोटी बड़ी यूनिट मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर असेंबलिंग की लग गई हैं। आईफोन भारत में बन रहा है, हर बड़े से बड़ा ब्रांड भारत में आ गया। सब क्यों आ गए, उसका क्या अंतर हुआ पुष्पिंदर जी, जो रोजगार दूसरे देशों के हाथों में था वो रोजगार आज हमारे देश के हाथों में है। लोग कहते हैं नौकरियां कहाँ है, तो भाई ये मेक इन इंडिया जो बन रही हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, नौकरियां नहीं लग रही क्या? आपकी कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए हमारी सरकार बहुत सारा सहायता कर रही है। हमारा प्रोडक्ट विदेशों में जा रहा है, प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा क्या? अच्छा, अगर रोजगार नहीं बढ़ रहा तो महिंद्रा इतना प्रॉफिट में कैसे आ गया, टाटा इतने प्रॉफिट में कैसे आ गया, हीरो इतने प्रॉफिट में कैसे आ गया, हैवल्स इतने प्रॉफिट में कैसे आ गया, और मित्सुबिशी, हिताची, क्या क्या नहीं बन रहा भारत में, सब बन रहा। आखिरी सवाल है सर, चुनाव आ रहे हैं, मोदी सरकार रिपीट होगी नहीं होगी, और राजस्थान के क्या परिणाम रहेंगे, क्या भाजपा की सरकार बनेगी, क्या कहना है? हाँ, देखिए बीजेपी थम्बिंग मेजोरिटी से राजस्थान में जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन जैसे अलवर जिले में, मतलब मैं प्रिडिक्शन वाला पंडित नहीं हूँ, मैं कोई एनालिसिस्ट इतना गहरा नहीं हूँ। अलवर जिले में हमारी पिछली बार 10 सीटें थी 11 में से जब हम चुनाव लड़ने गए, और अब की बार 2 ही रह गई 2018 के इलेक्शन में। अब की बार हम 9-10 वाला रिकॉर्ड वापस अचीव करेंगे। दूसरी बात, पूरे राजस्थान में जो मुझे लग रहा है, जितनी मेरा विद्यार्थी परिषद के कारण, पाकिस्तानी हिंदुओं की सहायता के कारण काफ़ी बड़ा विस्तारपूर्ण नेटवर्क है मेरा राजस्थान में, आराम से हम 150 के आसपास सीटें जीतने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर मोदी सरकार की कितनी सीटें मानते हैं, क्या नंबर लेके चल रहे हैं? जिस पे देव सत्ता की कृपा हो, जिस पे गुरु सत्ता की कृपा हो, जो आदमी लोगों के दिलों में राज कर रहा हो, वो तो आगे ही बढ़ेगा। 2014 से बेहतर प्रदर्शन 2019 में हुआ, 2019 से बेहतर प्रदर्शन 2024 में होगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। और लोगों के दिलों पर राज करते हैं मोदी जी। मोदी जी पिछले, मतलब भारत के इतिहास में शायद बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जो सीधे जनता से कम्युनिकेट करते हैं, जो सीधे जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे बात करते हैं, जो खुद बहुत नीचे के स्तर से आए हैं, एक साधारण परिवार से आए हैं, और आम जनजीवन में हमारी क्या कठिनाइयां हैं समझते हैं। तो और आप देखें ना मोदी जी के प्रति प्रेम, पिछली बार हम राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, 3 स्टेट हारे हम, और छत्तीसगढ़ में तो क्लीन स्वीप हो गए थे। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव आए, हम 25 के 25 राजस्थान जीते। 2014 में 29 में से 27 जीते थे मध्य प्रदेश में, वहां पे हम 28 जीत गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस से लड़ रहे थे, वो हार गए, 1 सीट और बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीते थे, फिर वहां पे हम 10 जीत गए, मतलब 1-1 सीट बढ़ गई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, वो राज्य जहां कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी की सरकारें बनी थी, जबकि राजस्थान में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, पर यहाँ 25 की 25 जीते। तो मेरा पॉइंट ये है कि जनता बड़ी जागरूक है, हमारा लोकतंत्र मैच्योर हो गया है, उनको पता है कब क्या करना है, उनको पता है मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के प्रति किसी को शिकायत नहीं है, ठोक के और मजबूत तरीके से लोग मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, इस बार एक चीज जरूर हमारा पार्टी से आग्रह रहेगा कि जैसे रिपोर्ट कार्ड एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज में बनाया जाता है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, तो सांसदों के भी रिपोर्ट कार्ड बनने चाहिए, और सांसदों की भी परफॉर्मेंस के आधार पे उनके टिकट का बंटवारा होना चाहिए। ब्लाइंडली, क्योंकि अब 2-2 टेन्योर हो गए ना, तो परफॉर्मेंस का मुद्दा आ जाता है।
तो ब्लाइंडली पार्टी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जैसे अभी सर्वेज हो रहे हैं, ग्राउंड एक्टिविटी देखी जा रही है, परफॉर्मेंस देखी जा रही है, वैसे लोकसभा के टिकट भी परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। तो ये थे जय आहूजा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और साफ दिली से जवाब दिए हैं और उन्होंने अपनी बात को रखा है। अगली शख्सियत में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दिए इजाज़त। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL अलवर।